तो हेडिंग लगा दो बेटा, रिफ्रैक्शन थ्रू रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। फिर इसके बाद लेंसेज का टॉपिक स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले लेंसेज जो हैं वो स्फेरिकल सरफेसेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। When two surfaces, combination of two spherical surfaces will form a lens. तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक स्फेरिकल सरफेस से, सिंगल स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होती है। तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। हाँ बेटा, मैं एक्चुअली क्या बताने लगा हूँ पहले तो रफली समझ लो, ये नोट मत करना। आपने 10th क्लास में ये पढ़ा होता है कि हमारे पास एक लेंस है, यहां से रे जाएगी, कन्वर्जिंग लेंस है तो ये बेंड हो जाएगी रे लाइक दिस। तो आपको याद होगा कि हम लोग कहते थे कि यहाँ पर सेंटर से हमें जो है बेंडिंग शो करनी है। 10th क्लास में ऐसा होता था कि अगर लेंस के केस में आपको बेंडिंग शो करनी है तो आपको कहाँ से शो करनी है? हाँ बच्चे, यहाँ से शो करनी है, सेंटर से। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली है क्या, यहाँ पर एक सरफेस तो ये हो गया, एक स्फेरिकल सरफेस तो ये हो गया, और दूसरा स्फेरिकल सरफेस जो, ये नोट मत करना, दूसरा स्फेरिकल सरफेस ये हो गया। दो स्फेरिकल सरफेस हैं, 1 और 2। एक्चुअली ऐसे नहीं होता, होता ऐसे है बच्चे, होना ऐसे है कि सबसे पहले रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगी, इस वाले सरफेस पे। ये जो एक सरफेस है, इस वाले सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगी। ये एक इंटरफेस है हमारा, क्योंकि यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, रेयर टू डेंसर जा रहे हैं। फिर एक इंटरफेस ये भी है, ये दूसरा जो स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ पर भी मीडियम चेंज हो रहा है, डेंसर टू रेयर जा रहे हैं। तो मतलब 2 बार रिफ्रैक्शन होती है। पर 10th क्लास में हम एक ही बार रिफ्रैक्शन दिखाते थे, एवरेज, कि सेंटर से दिखा दो बेंडिंग। बट यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, मतलब नॉर्मली तो ऐसे चलेगा, लेकिन अभी के लिए आपको क्लैरिटी पता होनी चाहिए कि यहाँ 2 सरफेसेस होते हैं और दोनों से रिफ्रैक्शन होती है। तो देखो कैसे हो रही है। सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बेटा, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ होगा कुछ इस तरह से। यहाँ बेंड, रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यू नो दैट, सॉरी, रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, थोड़ी सी रे बेंड हो जाएगी, फिर ये रे बेंड होके यहाँ पहुंचेगी। जब ये रे बेंड होके यहाँ पहुंचेगी तो बेटा यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, और अब ये डेंसर टू रेयर जा रही है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो रे इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो एक्चुअल में रेज कुछ इस तरह से आ रही हैं। बट हम लोग शो क्या करते थे कि एक एवरेज रे शो कर देते हैं कि सेंटर से बेंडिंग दिखाते थे। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, एक्चुअली हर सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रही है। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, कि एक सरफेस से कितनी, कैसे हो रही है रिफ्रैक्शन। समझ रहे हो बच्चों? आपको मेरी बात समझ आ रही है सबको? यस नो बोलो। यस सर। यस। तो आओ स्टार्ट करते हैं, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो बेटा हम लोग इस बार कंसीडर कर रहे हैं एक स्फेरिकल सरफेस, ये वाला, एक इस तरह का स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर रहे हैं। इसके आगे पूरा ये जो है मीडियम स्टार्ट हो गया बेटा, यहाँ पर ये सारा ग्लास का मीडियम है, उसका एक ही सरफेस हमने कंसीडर किया है। यहाँ का जो मीडियम है दैट इज N2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। यहाँ का जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। और ये आपको ध्यान रखना है कि N1 इज लेस देन N2, मतलब N2 जो है वो डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है अपने पास, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो बच्चे ये डेंसर मीडियम है। सबसे पहला काम है रे डायग्राम बनाना। ये हमारा स्फेरिकल सरफेस है। नाउ देखते हैं रे डायग्राम बनाते हैं। नंबर 1 पॉइंट, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा स्टार्टिंग में, ये बना लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद अब हम लोग यहाँ पे कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं। आप एजम्पशंस भी याद रखना बेटा, हम लोग ये अज्यूम करके चलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट हम लोग ले रहे हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। हम लोग जो यहाँ पे एजम्पशन लेके चलेंगे कि हम जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट।
तो यहां से हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, बाद में इसको एक्सटेंड कर देंगे इसी कॉन्सेप्ट को, लेकिन अभी के लिए समझने के लिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। मतलब रेज जो आएंगी वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से आएंगी। चलो ऑब्जेक्ट ले लिया। अब बेटा इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ कहीं, इस स्फेरिकल सरफेस का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सी। ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहां पर जो ये सेंटर पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज पी। एक्चुअली इसको पोल पॉइंट भी कहते हैं। जैसे मिरर में होता है पोल, वैसे अगर एक सिंगल स्फेरिकल सरफेस लो तो उसमें भी ये पोल पॉइंट होता है। जस्ट अ मिनट। सर एक मिनट, मुझे कॉल आ रही है। सॉरी स्टूडेंट्स, बीच में कोई कॉल आ गई थी। जस्ट अ मिनट। नाउ बेटा एक बार क्लियर करो, वीडियो ऑडियो क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। तो बेटा ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 इज ग्रेटर देन n1। और आफ्टर दिस, अब ये ध्यान रखना कि हमने लिया तो ऐसे है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n1 इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n2, मतलब ये मीडियम डेंसर है तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा। बट बेटा जो रिजल्ट मिलेगा वो जरूरी नहीं है कि इसी कंडीशन के लिए वैलिड है। जो रिजल्ट हमें मिलेगा दैट इज वैलिड फॉर द रिवर्स केस ऑल्सो। जो रिजल्ट हम फाइनल डिराइव करेंगे यहाँ से वो वैलिड होगा उस केस में भी जब n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा एज कंपेयर टू n1। मतलब एज सच नहीं है, बट इस पर्टिकुलर केस के लिए हम एक डिराइव कर रहे हैं, बट वो वैलिड दोनों केसेस के लिए होगा। इतनी बात क्लियर है? नाउ बेटा उसके बाद C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस दैट इज सेपरेटिंग द टू मीडियास। लेट R बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑब्वियसली यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा फॉर द स्फेरिकल सरफेस। वी हैव assumed that object O is kept beyond center of curvature। ऑब्जेक्ट O को हमने यहाँ रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड। तो फाइनली हम लोग एक रे निकालते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं। यहां से एक रे निकलेगी बच्चे, ये आई एक सिंगल रे। इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं डायग्राम को। ये आई हमारे पास रे, इंसिडेंट रे बेटा ये रही। अब ध्यान से देखना, एक बार आपको ध्यान से देखना है, बाकी पूरे रे ऑप्टिक्स में सिमिलर सा ही चलेगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ एक इंसिडेंट रे गई ऐसी, अब इस पॉइंट पर जाकर इंसिडेंट हुई रे, ये हमारा इंटरफेस है। अब यहाँ पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? तो मैंने तो आपको बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को नॉर्मल मिल जाएगा। तो बेटा इसको यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो लाइन है दिस इज नॉर्मल, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करके हमने लाइन बनाई है। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, दिस इज नॉर्मल लाइन
जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, दिस इज नॉर्मल। चलो ठीक है, नॉर्मल लाइन बन गई। अब बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। नाउ ये रे रिफ्रैक्ट होएगी, वी आर मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, द रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। रे थोड़ी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, जाना तो इस रे को सीधा था ऐसे, बट ये बेंड हो जाएगी थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो रे कुछ इस तरह से जाएगी बेंड होके। बेटा डायग्राम में क्लियरली शो हो रहा है वीडियो में सबको, रे थोड़ी बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। डायग्राम शो हो रहा है बेटा, क्लियरली विजिबल है ना सबको? दिव्या Yes, sir. क्लियर है? ओके। नाउ जब हम इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, ध्यान से देखना, अब ये रे, एक तो रे ये जा रही है, सेकंड रे कहां से निकालेंगे? सेकंड रे एकदम सीधी चलाते हैं यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अब ये रे बिना डेविएशन के चली जाएगी आगे, हमें तो पता है यहाँ पे नॉर्मल भी यही बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी यही बनेगा। तो हमारे पास दो रिफ्रैक्टेड रेज हैं, एक तो ये री और दूसरी रिफ्रैक्टेड रे ये री। ऑब्वियसली ये रेज कभी भी मीट नहीं करेंगी, बल्कि ये तो सेपरेट होती जाएंगी दोनों रेज, ये तो सेपरेट होती जाएंगी दोनों रेज। लेकिन ब्रेन को लगेगा कि ये पीछे से आ रही हैं, तो अगर मैं इन्हें बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं, तो देखो बेटा बैकवर्ड प्रोड्यूस करने के बाद ये रे कहां मिलेगी? बैकवर्ड प्रोड्यूस करने के बाद इसको, ये बैकवर्ड तो यहीं आएगी, और वो वाली रे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ आएगी। बेटा यहाँ हमारी बनेगी इमेज आई। ध्यान से बनाना डायग्राम। जो नॉर्मल लाइन है, जो नॉर्मल लाइन है, इसके मैं थोड़े ये डैशेस को लंबे लंबे कर देता हूँ ताकि सेपरेशन हो जाए कि ये नॉर्मल है, जिसके डैशेस थोड़े लार्ज लार्ज हैं। तो ये तो है हमारा नॉर्मल, ये जो जिसके डैशेस लार्ज हैं, और जिसके डैश लाइन जिसके छोटे छोटे डैशेस हैं, वो हमारी रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया है, वो वहां पे इमेज बना रही है आई। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारा रे डायग्राम तैयार हो गया। अब देखते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमारा बनेगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ ये बनेगा यहाँ पे, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे का विद द नॉर्मल। तो वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, अनदर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्लो करा रहा हूं मैं तो दैट कि आपको एक डायग्राम अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो नाउ ये हमारा रे डायग्राम बन गया, फाइनली इमेज भी तैयार होगी। ना बेटा इस वाले एक्सेस को देखते हैं, यहाँ पे कुछ नेमिंग कर देते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, जहां पर इंसिडेंट हुई रे, ये पॉइंट तो हमने पी ड्रॉ किया। यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट होगा बेटा पॉइंट एम, जो हमने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दिस इज पॉइंट एम। दिस इज पॉइंट ओ, जहां ऑब्जेक्ट है, आई इज द इमेज पॉइंट, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, M जो है इट इज अ पॉइंट जस्ट बिलो द पॉइंट A, परपेंडिकुलरली बिलो द पॉइंट A, एंड P इज द पोल पॉइंट। नाउ बेटा जो इसका अपर्चर है, जो हमारा स्फेरिकल सरफेस है, इसका जो अपर्चर है, ध्यान से सुनना, इसका अपर्चर स्मॉल अपर्चर है, इट इज हैविंग वेरी स्मॉल अपर्चर। तो पॉइंट P और पॉइंट M, ये दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर वेरी वेरी नियर टू ईच अदर। तो वी कैन टेक पॉइंट M इन प्लेस ऑफ पॉइंट P, या P की जगह हम M ले सकते हैं, M की जगह P ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत क्लोज पॉइंट है, तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है इसे हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो रे डायग्राम सबको क्लियर हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल? यस और नो? रे डायग्राम सबको क्लियर है कैसे बनाया? और वेरी सिंपल फॉर्म, यहां से इंसिडेंट रे गई, बेंड हुई, बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, यहाँ इमेज बनी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कोई डाउट? अब देखते हैं, अब हम मार्किंग कर लेते हैं डिस्टेंसेस की। तो बेटा पॉइंट P से पॉइंट O तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे हम U कहते हैं।
दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉइंट P से पॉइंट O तक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज U। इमेज का डिस्टेंस पॉइंट P से इट इज डिनोटेड बाय V, दिस इज इमेज डिस्टेंस V। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस पोल पॉइंट से, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको पता होगा कि स्मॉल u सिंबल यूज होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, स्मॉल v सिंबल यूज होता है इमेज डिस्टेंस के लिए, कैपिटल R इज फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बेटा ये सारे डिस्टेंसेस हैं। नाउ अब एक चीज, पहले तो यही लाइन लिख लो, यहीं पे लिख लेना डायग्राम में कहीं पे, पॉइंट M इज वेरी क्लोज, point M is very close to point P, point M is very close to point P। अपर्चर बहुत छोटा है तो ये जो कर्विंग आ रही है ये इतनी ज्यादा अपीयर नहीं हो रही हमें, तो पॉइंट M इज, सॉरी अपर्चर लार्ज है इसलिए ये कर्विंग हमारे लिए नेग्लिजिबल है, बहुत कम कर्विंग है यहाँ पे, इस वजह से पॉइंट P और पॉइंट M जो है दे आर वेरी क्लोज। तो पॉइंट M इज वेरी क्लोज टू पॉइंट P, so therefore we can take AM is equal to AP। तो A से लेके P तक का डिस्टेंस और AM का डिस्टेंस, इसे हम इक्वल ले सकते हैं, दैट इज कि हम चाहें तो पॉइंट M को रिप्लेस कर सकते हैं पॉइंट P से, अप्रोक्सीमेटली पॉइंट M ही पॉइंट P के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स यहां तक नोट डाउन हो गया। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आएगी, हम लोग यहाँ पे 3 एंगल सपोज करने वाले हैं और जिसे आपको पूरे ध्यान से देखना होगा। बेटा पहला एंगल जो ऑब्जेक्ट बनाएगा, फर्स्ट एंगल जो ऑब्जेक्ट बनाएगा, यानी जो OA इंसिडेंट रे है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ यहाँ एंगल बनाएगी बेटा, इस एंगल को बोलेंगे एंगल अल्फा। जो OA रे है वो जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, ऑब्जेक्ट जो बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस पर एंगल, दैट इज अल्फा एंगल। नाउ बेटा जो इमेज एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस पर, मतलब जो इमेज वाली रे है, ये जो एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस पर, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे बीटा, इस एंगल को बोलेंगे बीटा। और जो नॉर्मल लाइन एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, इस एंगल को बोलेंगे बेटा गामा। मैं ये डायग्राम, ये वाला डायग्राम अलग से बना रहा हूं बड़ा करके। यहां हमारा कहीं पॉइंट A है, ये आ रही है हमारी ऑब्जेक्ट से एक रे O, बेटा ये आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है यहां पर, और यहां पर ये हमारी इमेज वाली लाइन है, ध्यान से देखना सारे, यहां इमेज बन रही है, यहां ऑब्जेक्ट है, और इस तरह से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जो ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है दैट इज अल्फा, जो इमेज एंगल बना रही है दैट इज बीटा, और जो नॉर्मल लाइन एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ दैट इज गामा। क्लियर है स्टूडेंट्स? से यस और नो? प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? हाँ जी सर। Yes, sir. ओके, नाउ राइट इट डाउन। बेटा मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लो। लेट अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा, लेट अल्फा बीटा एंड गामा, let alpha beta and gamma are the angles made by AO, AI and AC are the angles, let alpha beta and gamma are the angles made by AO, AI and AC with the principal axis of the surface, मतलब with the principal axis of this spherical surface। ना बेटा ये जो 3 सिंबल्स हम लोग यूज कर रहे हैं अल्फा बीटा और गामा, ये पूरी की पूरी बुक में, मतलब पूरे के पूरे रे ऑप्टिक्स में यही सिंबल यूज करे जाएंगे। यानी ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा वो अल्फा से ही डिनोट करेंगे, इमेज जो एंगल बनाएगा उसे बीटा से, और ये नॉर्मल जो एंगल बनाएगा उसे गामा से ही डिनोट करेंगे हर बार। अब ये फिक्स हो गए सिंबल, ऐसे मान लो ये यूनिवर्सल सिंबल बन गया अब से, अल्फा बीटा और गामा, हम इसे चेंज नहीं करेंगे, यही सिंबल यूज करेंगे जब भी हमें एंगल्स देखना हो, ऑब्जेक्ट, इमेज और
नॉर्मल का विद सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां तक नोट हो गया, तो आगे चलें। यहां तक सबका नोट हो गया बेटा? यस सर। चलो ठीक है, तो Yes, मैं sir. एक पोर्शन मैं यहां से रब कर रहा हूं, इतना इतना। नाउ बेटा डायग्राम हमारा बन चुका है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे। नाउ बेटा आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता होगी, मैथ्स में यूज होती है। एक ट्राइंगल में यहाँ पे देखो बीटा, अच्छा और एंगल भी तो है यहाँ पे, ध्यान से देखना बेटा। ये वाला जो एंगल है एओ, रे एओ और नॉर्मल के बीच में, ये नॉर्मल लाइन है। ये तो बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है इमेज वाली रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में। तो बेटा यहां जो बनेगा एंगल, ये जो एंगल है दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा ना ये वाला एंगल। अगर ये एंगल आर है तो इसके ठीक वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ आर आएगा। तो दिस एंगल इज आर एंड वन एंगल इज आई। ये ट्राइंगल अलग से बना लेना, इससे क्लैरिटी रहेगी फिगर में। नाउ अब हम लोग अप्लाई करते हैं अपना एक्सटीरियर एंगल। अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं इस ट्राइंगल में, ए आई सी ट्राइंगल में, तो गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर। गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर आएगा। तो यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो बेटा एक तो ये आएगा गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एक तो ये आएगा हमारे पास। और दूसरा बड़े वाले ट्राइंगल में अगर मैं अप्लाई करूं तो गामा एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल अल्फा और आई है। तो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। ये मैंने कैसे लिखा? यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बेटा सबको पता ही है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? यस। So using exterior angle property of triangle, so we can write gamma is equal to beta plus r, ये छोटे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AIC, और गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई इन द ट्राइंगल AOC। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। लेकिन हमें चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। जब हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हमें आई और आर आएगा, साइन। हाँ, सो नाउ स्टूडेंट मैं बात कर रहा था कि हमें एंगल आई और एंगल आर चाहिए। एंगल आई और एंगल आर इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो वहां पे साइन आई और साइन आर आएगा। तो फिर वहां पे आई और आर की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होगी, तो वो यहीं से निकलेगी। तो यहाँ से निकालते हैं हम लोग, एक से हम लोग निकालते हैं एंगल आई, निकालते हैं पहले। यहाँ से एंगल आई बेटा, जो ये वाली इक्वेशन है, यहाँ से एंगल आई जो निकलेगा दैट इज गामा माइनस अल्फा। दिस इज एंगल आई, गामा माइनस अल्फा। और उसके बाद जो एंगल आर हम लोग निकालेंगे वो ऊपर वाली इक्वेशन से निकालेंगे। जो ऊपर वाली इक्वेशन है वहां से एंगल आर जो निकलेगा दैट इज गामा माइनस बीटा। तो अब अपने पास एंगल आर भी है। अब हमारे पास भी है और एंगल आर भी है, दोनों एंगल। अब हमारे पास एंगल आर। बेटा एक मिनट, बार बार मुझे कॉल्स आ रही हैं बीच में, पहले मुझे ये क्लियर करो, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है सबको आवाज? Yes, sir. जस्ट अ मिनट। हेलो।
हाँ, यस। सो बेटा नाउ वी विल अप्लाई स्नेल्स लॉ ऑन दिस इंटरफेस। इंटरफेस पे अप्लाई करते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ। बेटा यहां से हम लोग ये 1 मीडियम है, वो 2 मीडियम है, कैलकुलेट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो मीडियम 1 में जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और मीडियम 2 में जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल आर। तो ये आएगा बेटा साइन आई अपॉन साइन आर, और इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत छोटे हैं, और स्मॉल एंगल साइन आई को अप्रोक्सीमेटली आई और साइन आर को अप्रोक्सीमेटली आर लिख सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय आर। तो यहां से वी कैन राइट n2 इंटू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू n1 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस। now बेटा यहां तक बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो? यहाँ पे मैंने ये साइन आई और साइन आर की जगह क्यों लिख दिया? एज आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, ये बहुत कम एंगल है, छोटे एंगल है, आर वेरी स्मॉल, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि साइन आई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आई के इक्वल है एंड साइन आर की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली आर के इक्वल है। तो छोटे एंगल के लिए साइन और टेंजेंट, टैन और साइन दोनों अपने ही एंगल्स के इक्वल होते हैं अप्रोक्सीमेटली। So that is why I am writing sin I की जगह I और sin R की जगह R. Yes student, is it clear everyone? Please tell me clear. Yes sir. Okay. So अब हमारे पास इक्वेशंस बन गई। देखो we have value of I, we have value of R using exterior angle property, and also with the help of Snell's law we have this equation n2 into R is equal to n1 into I. Now what we will do, हम यहाँ से वैल्यूज उठा के यहाँ पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। तो लेट्स से जो हमने यहाँ इक्वेशन निकाली थी दैट वाज इक्वेशन नंबर, ये जो इक्वेशन थी लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ जो हमने यहाँ इक्वेशन निकाली है लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो वो मैं यहाँ लिखूंगा पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। नाउ बेटा पुट 1 इन 2, तो जैसे ही हम 1 की वैल्यू 2 में पुट करेंगे n2 इंटू आर, आर की वैल्यू वी हैव गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू n1, n1 इंटू आई, आई की वैल्यू है गामा माइनस अल्फा, आई की वैल्यू है गामा माइनस अल्फा। नाउ बेटा ये आ गया अल्फा बीटा गामा और आई और आर, जितने भी एंगल्स हम लोग इस पूरी डेरिवेशन में ले रहे हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स। मैं बार बार कह रहा हूं हमारी कुछ एजम्पशंस हैं। एक एजम्पशन तो ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यानी बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। दूसरी एजम्पशन ये है कि इसका अपर्चर बहुत बड़ा है, ये जो हम लोग सरफेस ले रहे हैं इट इज ऑफ लार्ज अपर्चर, ऑब्जेक्ट के सामने इसका अपर्चर ज्यादा है। थर्ड हम लोग कह रहे हैं अब इन दोनों रीजंस की वजह से, इसका लार्ज अपर्चर और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, इन दोनों रीजंस की वजह से एंगल आई, एंगल आर, एंगल अल्फा, एंगल बीटा, एंगल गामा, बेटा ये सारी चीजें, ये सारे एंगल छोटे होंगे बहुत, दे आर वेरी वेरी स्मॉल। एंड इफ दे आर वेरी वेरी स्मॉल, तो जहां जहां साइन आई होगा या टैन आई होगा, टैन आर होगा, वट साइन और टैन जहां पर भी होगा हम वहां पर उसको रिप्लेस कर सकते हैं सिंपल आई आर से। और इसी तरह से अब हम लोग यहाँ पर इस गामा, बीटा, गामा और अल्फा को भी ऐसे ही रिप्लेस करेंगे। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एज अल्फा, बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे एंगल्स हैं, हमारी assumptions ऐसी हैं, आर वेरी स्मॉल, तो देयरफॉर हम लोग गामा को लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू टैन गामा, इसलिए हम गामा को टैन गामा के इक्वल लिख सकते हैं। एंड इन द सेम वे बीटा को हम लोग लिख सकते हैं टैन बीटा, बीटा को हम लोग लिख सकते हैं टैन बीटा,
और इन द सेम वे वी कैन राइट अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। इनको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। बेटा यहां तक नोट करो पहले, फिर मैं रब करूंगा तो फिर मैं आगे समझाऊंगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। सबको समझ आ गया स्टूडेंट्स? तो यस और नो, आ गया समझ? Yes, sir. ओके, इसको नोट कर लो। नोट हो जाए तो मुझे बता देना, फिर मैं रब कर दूंगा इतना पोर्शन। यस स्टूडेंट्स, डन हो गया? यस बेटा हो गया, रब कर दूं? Yes, sir. ओके, सुनाओ। नाउ वी विल कैलकुलेट गामा। तो बेटा गामा इज इक्वल टू tan गामा, और tan गामा हम लोग कौन से राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल सकते हैं? ये देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है AMC। इस ट्राइंगल से अगर हम tan गामा निकालें तो इट इज AM अपॉन MC। tan गामा इज इक्वल टू AM अपॉन MC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये tan गामा मिल गया हमें। अब क्योंकि बेटा AM और M और P पॉइंट सेम है, तो वी कैन राइट M की जगह हम लोग P लिख सकते हैं। इट इज ऑल्सो इक्वल टू AP अपॉन PC। तो ये तो मिल गई गामा की वैल्यू। M की जगह हम P लिख सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी क्लोज। सेकेंड इज सिमिलरली वी विल फाइंड आउट बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, और बेटा tan बीटा अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस ट्राइंगल से, इन ट्राइंगल AMI ट्राइंगल से, तो आएगा AM अपॉन MI, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AM अपॉन MI। अप्रोक्सीमेटली हम इसको AP अपॉन PI लिख सकते हैं, क्योंकि M और P दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, और tan अल्फा कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट वाले ट्राइंगल से, AMO ट्राइंगल से, तो आएगा AM अपॉन MO, AM अपॉन MO, जिसको अप्रोक्सीमेटली वी कैन राइट AP अपॉन PO। So now we have all the values of alpha, beta and gamma. हमारे पास अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। ये तीनों वैल्यूज हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। पुट these values in equation 3. So when I put these values in equation 3, then equation 3 will become N2 into, बेटा गामा की वैल्यू है AP by PC, AP by PC, गामा माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू है AP by PI, AP by PI। तो ये तो हो गया N2 के साथ गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू N1, दैट इज गामा माइनस अल्फा। तो गामा इज AP by PC माइनस अल्फा, अल्फा इज AP by PO, तो अल्फा इज AP by PO।
तो ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में। नाउ बेटा आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया जो लिखा है मैंने। नाउ अब हम लोग अप्लाई करेंगे साइन कन्वेंशन, इन सबकी वैल्यूज डालेंगे। एपी 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 ये सब कट जाएगा क्योंकि एपी कॉमन आके कट जाएगा दोनों तरफ से। तो हमारे पास बचेगा N2 इंटू 1/PC माइनस 1/PI is equal to N1. It will become 1/PC minus 1/PO, ये आ जाएगा। now बेटा put values of PC, PI and PO, put values of PC, PI and PO with sign conventions। साइन कन्वेंशंस आपको पता होंगे, सबको साइन कन्वेंशंस आते हैं स्टूडेंट्स, 10th क्लास में करते हो ना। जो भी डिस्टेंसेस राइट साइड पे मेजर होंगे दे आर पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड पे मेजर होंगे दे आर नेगेटिव, जो ऊपर की तरफ मेजर होंगे दे आर पॉजिटिव, जो नीचे को मेजर होंगे दे आर नेगेटिव। यही बेसिक सी साइन कन्वेंशन है, जैसे एक्सिस सिस्टम होता है वैसे ही होता है इसमें भी। राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो और सारे डिस्टेंसेस यहाँ से मेजर होते हैं। तो अगर मैं PC मेजर करूं, P to C, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल है, बट वी आर मेजरिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन फ्रॉम P to C। P से ही मेजर करना है, स्टार्ट यहाँ से करना है P to C। तो बेटा P to C, PC की वैल्यू आएगी -R, नेगेटिव ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट इज PI, P to I, ये भी नेगेटिव आएगा विच इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो बेटा PI की वैल्यू आएगी -V और इसी तरह PO की वैल्यू आएगी -U। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करनी है विद साइन कन्वेंशन जो हमने निकाल ली। नेगेटिव आएंगी सारी वैल्यूज क्योंकि सब लेफ्ट की तरफ है। तो व्हेन आई पुट these values in this equation, it implies N2 into 1/PC यानी 1/-R माइनस 1/PI, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1/V इज इक्वल टू N1 के साथ 1/PC विच इज नेगेटिव माइनस 1/R माइनस 1/PO, ये नेगेटिव है और इसका नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस 1/U, प्लस 1/U। तो बेटा यहाँ वैल्यूज पुट होगी N1 इंटू माइनस 1/R प्लस 1/U। इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं टर्म्स को साइन कन्वेंशंस में पुट करने के बाद। फाइनली व्हाट वी गेट, सेपरेट कर दो, इट विल बी माइनस ऑफ N2/R प्लस N2/V इज इक्वल टू माइनस ऑफ N1/R प्लस N1/U। ये वैल्यूज आ गई, अलग अलग कर दी हमने, ओपन कर दी ब्रैकेट। R वाली टर्म को सेपरेट करके V और U वाली टर्म एक तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टर्म N2/V, फिर ये टर्म इधर आएगी लेफ्ट में माइनस N1/U इज इक्वल टू, ये टर्म उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो बेटा ये बनेगा N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय R, R कॉमन आ जाएगा। ये फाइनल रिजल्ट आ गया बेटा हमारे पास, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय R। तो बेटा ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन। ये लिख लेना स्टूडेंट, सबको समझ आ गया? कोई डाउट आपको पूरी डेरिवेशन में? प्लीज आस्क, एनी डाउट? प्लीज से yes or no, is there any doubt? No, sir. Yes students, is there, please ask, is there any doubt? रिस्पॉन्ड तो करा करो बच्चों, कोई तो बोल दिया करो। आकृति समझ आ गया? आकृति समझ आ गया?
ओके, तो व्हाटएवर, पता नहीं आपको रिस्पॉन्स तो आप करते नहीं। नाउ बेटा इसमें क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। सो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दिस इज जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन। और ये जो फॉर्मूला है, इट इज वैलिड नॉट ओनली फॉर n1 ग्रेटर देन n2 बट आल्सो वैलिड फॉर n2 greater than n1. So this is standard formula for refraction, and even this formula, even this formula is applied for plane surfaces. ये आपने नोट कर लेना है, ये फॉर्मूला प्लेन सरफेसेस पर भी एप्लीकेबल है, हालांकि हमने ये स्फेरिकल सरफेस के लिए निकाला है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, बट इट इज आल्सो वैलिड, it is also valid for plane surfaces. Even this formula is valid for plane surfaces, और प्लेन सरफेसेस के लिए बस आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर को इन्फिनिटी लेना पड़ेगा, दैट इज आर की वैल्यू को आपको इन्फिनिटी लेना पड़ेगा अगर प्लेन सरफेस है, बाकी ये फॉर्मूला वहां पर भी वैलिड है। तो इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. इज दिस क्लियर? तो ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत यूज होने वाला है आने वाले टॉपिक्स में, लेंसेज में। मैं बार बार यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा हर जगह, तो इस फॉर्मूला को आपने लर्न कर लेना है। और ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, इसका एक एक स्टेप समझ लेना। बाकी आपका टाइम हो गया बच्चे, नाउ यू कैन लीव।